चैप्टर का जो भी आपका सबसे पहले देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का लिंक शेयर कर दूंगा मैं, वहां से आप लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा इस चैप्टर का पूरा क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है एंड ऑल। ओके, हम लोग क्या नाम है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वहां से कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है स्ट्रॉन्ग रूट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका स्ट्रॉन्ग रूट। ये चैप्टर हम लोग देखेंगे आज। रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम सर एक्चुअली। ठीक है, उनके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे आप लोगों के साथ में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और मैं आशा करता हूँ आप लोग के आने वाले 1 घंटे के अंदर में मैं इस चैप्टर को टोटली फिनिश करूंगा और एकदम इसी वे लैंग्वेज में, इस तरह के लैंग्वेज में कि हिंदी, ऑफ कोर्स हिंदी लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से, इतने बेसिक तरीके से बताऊंगा कि आप लोग को पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर इस चैप्टर में आप लोग का डाउट हो रहा होगा तो वो डाउट आज आप लोग का खत्म। ठीक है जी, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर, ठीक है, इनको मैं आइडियल भी मानता हूं अपना। ग्रेट पर्सन, ग्रेट 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 पर्सन है ये। ठीक है, इनके बारे में अगर ये चैप्टर है, इस चैप्टर को छोड़ करके अगर इनके बारे में बोलना पड़े मुझे, इस चैप्टर के बारे, इस मतलब कि क्या नाम है, इस चैप्टर को छोड़ करके इनके बारे में मुझे बोलने के लिए अगर कहा जाए तो मैं लगातार 1 घंटे 2 घंटे बोल दूं इनके बारे में। क्या ही मतलब, क्या ही आदमी है, क्या ही ये पर्सन है। ठीक है, जीरो हेटर्स बोलते हैं ना, जीरो हेटर्स, इनका जीरो हेटर्स है भाई, ये वैसे पर्सन है। ठीक है, अभी हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद चलते रहता है, कुछ ना कुछ हम लोग नया नया सुनते रहते हैं कि कुछ हिंदू ये, कुछ ये मुस्लिम ये, कुछ ऐसे कुछ वैसे ये वो। ठीक है, इनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है ना, मुस्लिम समझ में आते हैं, बट एक जो कैरेक्टर होता है ना, एक जो पर्सन होता है ना, उसको कोई रिलीजियस या कोई कास्ट से हम लोग उसको डिफाइन नहीं करते हैं। ये उस चीज का मिसाल है कि वो हम लोग को बताते हैं। हम लोग के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2002 से लेकर के 2007 तक का प्रेसिडेंट भी हम लोग के ये थे, 11th नंबर प्रेसिडेंट। ये एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म 1931 में हुआ था और इनका डेथ 2015 में। मुझे आज भी याद है, तब मैं स्कूल में था और तब तो मुझे कुछ खास पता नहीं था। हम लोग को बोला गया कि सर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे तो उनके लिए मौन व्रत एंड ऑल, तो हम लोग थे उस समय। उसके बाद फिर जाकर के जब इनके बारे में मुझे पता चला तो आई रिमेम्बर दोज डेज की मैं स्कूल में था, ऐसा ऐसा चीज था, ऐसे हुआ था। ठीक है, ये इनका डेथ हुआ था 2015 में। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज एपीजे अब्दुल कलाम जैसे पर्सन हम लोग के साथ थे, बोल करके ही आज हम लोग का देश अभी धीरे धीरे विकसित देश बन रहा है। हम लोग का देश डिफेंस के मामले में आगे बढ़ा है। हम लोग का देश की तरफ अमेरिका जैसा देश आंख उठा करके नहीं देखता है। ठीक है, ये वही पर्सन है जिनके वजह से ये सब चीज पॉसिबल हो पाया है। वो अग्नि मिसाइल का बात करें हम लोग, ब्रह्मोस का बात करें या परमाणु बम का बात करें, यही जो पर्सन है जो क्या किए हम लोग के देश को वो प्रोवाइड किए हैं। पाइनियर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियर इन इंडिया। पाइनियर करने का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज को स्टार्ट करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन इंडिया शुरू किए हैं ये। डीआरडीओ में काम करते थे, नासा से ऑफर आया था। नासा, अरे मैं इंडिया में रहता, उनका स्पीच ऐसा ही होता है, मैं इंडिया में रहूं, इंडिया का हूं, मैं इंडिया में काम करूंगा, मरते तब तक इंडिया में रहूंगा, मैं बाहर किसी देश में नहीं जाऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो मेजर लाइफ का पार्ट है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सपोज कीजिए कोई पर्सन 60 इयर्स तक जिया तो 40 इयर्स उसका मेजर लाइफ पार्ट हुआ, वो कहीं पे उनका गया। वैसे इनका मेजर लाइफ पार्ट क्या है ना, वर्कड एज अ साइंटिस्ट इन इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम, इनका मेजर लाइफ वहीं पे गया। सम ऑफ हिज फेमस वर्क आर
आधा से ज्यादा लाइफ का पार्ट मतलब मेजर इनका पार्ट वहीं पे गया। ये अपने पूरे के पूरे काम, जब ये काम करते थे तो पूरा का पूरा काम में 2 छुट्टी लिए थे अपने लाइफ का पूरा, 2 छुट्टी केवल। वो 2 छुट्टी कब लिए थे? एक मम्मी के डेथ पे, एक पापा के डेथ पे, बस। शादी जिस दिन का शादी था वो भूल गया था कि आज मेरा शादी है, शादी वाले दिन शादी में पहुंचे नहीं थे अपना। इस तरीके के ये पर्सन थे, इतने हम लोग इंडिया के लिए डिवोटिंग पर्सन थे ये चीज था इनका। ठीक है, इनका जब डेथ भी हुआ ना, तो जो ये प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007, 11 प्रेसिडेंट हम लोग के थे। कितना पैसा छापे होंगे, डीआरडीओ में थे, कितना पैसा छापे होंगे, है ना। आजकल अगर कोई काउंसलर या एमएलए बन जाता है तो करोड़ों का घोटाला हो जाता है वहां पे, बट ये प्रेसिडेंट थे एक देश के। और इनके संपत्ति में पता है क्या मिला था? 25,000 बुक्स, 2 सेट कपड़ा मात्र, 2 सेट ओनली कपड़ा, दैट्स ऑल। जो भी ये कमाए सब संस्था कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये क्या किए, बांट दिए। कहीं ना कहीं ये क्या किए, सारा का सारा, एक सेकेंड, कहीं ना कहीं ये सारा का सारा क्या किए, पूरा का पूरा आपका ये बांट दिए, सारा का सारा कंट्रीब्यूट कर दिए, डोनेट कर दिए, सब का सब। ठीक है, ये चीज इनका जो फेमस वर्क यानी कि क्या क्या लिखे थे, तो एक था इंडियन 2020, इग्नाइट माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी करने का मतलब अगर मेरे बारे में कोई लिखता है या मैं किसी के बारे में लिख रहा हूं तो दैट इज बायोग्राफी। मैं खुद के बारे में खुद नहीं लिख रहा हूं, मेरे बारे में कोई लिख रहा है या मैं किसी और के बारे में लिख रहा हूं, दैट इज बायोग्राफी। जब मैं खुद के बारे में खुद से लिखूंगा दैट इज ऑटोबायोग्राफी। एपीजे अब्दुल कलाम सर जी का ये विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी था। ठीक है, एक ऑटोबायोग्राफी है जो बहुत ज्यादा फेमस है, लोग पढ़ते हैं इसको, ऑटोबायोग्राफी को। इसी ऑटोबायोग्राफी से ये हम लोग का टेक्स्ट लिया गया है, स्ट्रॉन्ग रूट। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सर का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। बहुत लोग आबुल अब्दुल ये कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आबुल है, AVUL, अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, जैनुलाब्दीन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, वहां से भी कभी कभी क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। ये हो गया। अबाउट द टेक्स्ट में हम लोग क्या है, अबाउट द टेक्स्ट में बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग रूट जो है कहां से लिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा बताया। इस टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट ही टॉक्स अबाउट चाइल्डहुड इन हिज होम टाउन। इसमें क्या देखते हैं, ये जो होम टाउन मतलब यहाँ जहां पर ये बड़े हुए हैं उस चीज के बारे में, और जब ये छोटे थे, बच्चे थे, तो किस तरीके से बड़े हुए उसके बारे में बताया गया। द पीस प्रेजेंट्स डिलाइटफुल स्केच ऑथर्स अर्ली लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ। इनके ये कैसे इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, धार्मिक। बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम धार्मिक भी थे, ऐसा नहीं थे कि वो धर्म से रिलेट नहीं करते थे, किसी धर्म को मानते नहीं थे, बहुत ही ज्यादा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। कोई ऐसा पर्सन होता है ना जिनके थोड़ा बहुत साइंस का आइडिया है, तो वो बोलने लगते हैं ये चीज ऐसा नहीं होता, ये चीज ऐसे नहीं होता, ये ऐसा होता, तुमको पता है। हम बोलेंगे पानी भगवान के द्वारा बनाया गया है, पानी भगवान के द्वारा बनाया, क्या पता, तुमको कुछ नहीं पता। पानी बनाया गया H2O है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके। ठीक है, जो स्पिरिचुअल थोड़ा सा रहेंगे वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं ये भगवान का ही देन है, भगवान से ही बना है, इस तरीके से। बट साइंस बोलेगा नहीं H2O है, ऐसे बनाया गया है। कुछ चीजों में साइंस भी मार खा जाता है, बट कोई ना, इनका स्पिरिचुअल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा करेक्ट, बहुत ज्यादा सही था। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा उनके बारे में और थोड़ा ये किस चीज पे लिखे हैं वो देख लिए हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट के बारे में। आई वॉज born into a middle class Tamil family in island town Rameshwaram in this erstwhile Madras. My father Jainullabbdeen had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he proposed great innate wisdom and true generosity of a spirit.
क्या बताया जा रहा है इस छोटा सा पैरा में, जहां तक मैंने रीड किया? मेरा जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म हुआ था मिडिल क्लास फैमिली में, आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। मेरे पिताजी जो कि बहुत ज्यादा फॉर्मल एडुकेटेड नहीं थे, नाइदर मच फॉर्मल एडुकेटेड और नॉर मच वेल्थ, बहुत ज्यादा उनके पास पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा उनका नहीं था, या फिर उनका बहुत ज्यादा एडुकेशन अच्छा नहीं था, बट इन सब डिस्पाइट, मतलब इसके बावजूद, ये डिसएडवांटेजेस के बावजूद, वो ग्रेट इनिशिएटिव और विस्डम, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ही ज्यादा अपने आप में ही पूर्ण थे वो। जनरसिटी ऑफ स्पीच, मतलब उनसे सीखना पड़ेगा किस तरीके से किसी भी चीज को हैंडल काम किया जाता है। He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together. अब बता रहा है क्या? मेरे पिताजी जो थे, मेरे पिताजी अपनी मम्मी, सॉरी मेरे मम्मी यानी एपीजे अब्दुल कलाम के मम्मी, ठीक है, के जिनका नाम आशियामा, उनके एक आइडियल हेल्पमेट थे। आइडियल हेल्पमेट करने का मतलब एकदम परफेक्ट, करेक्ट, सही तरीके से आदर्श, जिसे बोल सकते हैं आदर्श हेल्पमेट थे वो। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैं अभी थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और मैं बचपन का बात इसमें लिख रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स हमारे घर आते थे और हम लोग के साथ बैठ करके खाना खाते थे, ठीक है। ऐसे अभी अभी क्या होता है ना, 3 लोग 4 लोग 5 लोग अगर फैमिली मेंबर है तो 5 लोग का ही खाना बनता है, बट पहले क्या था ना, खाना बढ़ के ही बनता था। कोई अगर बाहर से आ गया, ठीक है ना, कोई घूमते फिरते आ गया, तो क्या होता था, अरे आप आए, अरे बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत सही समय पे आए, उनके लिए भी खाना एक थाली में निकाल दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज को बताते हुए बोलते हैं कि मुझे अच्छे से याद नहीं है हाउ मेनी पीपल्स, बट मुझे ये अच्छे से पता है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और आकर के बैठ करके हम लोगों के साथ क्या करते हैं, वो खाना खाते थे। My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother's lineage was the more distinguished, one of her forebears having bestowed the title of Bahadur by the British. ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है मुझे, ये भी अच्छे से पता है, मेरे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को रिगार्ड किया जाता है, रिगार्ड मतलब ऐसा माना जाता है कि वो आइडियल कपल है। आइडियल कपल करने का तात्पर्य क्या? आइडियल कपल करने का मतलब हम लोगों का आदर्श कपल, एक बहुत परफेक्ट कपल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, एकदम मेड फॉर ईच अदर वाला, वैसा, ठीक है। मुझे ये अच्छे से याद है। और मेरी जो मम्मी है, मम्मी के साइड के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बोल सकते हैं हम लोग, खूबसूरत थे, ठीक है। और उनके फोरबियर्स, मतलब उन्हीं के पूर्वजों को किसी ने, मतलब कोई ब्रिटिश वालों ने क्या किया था, बहादुर का टाइटल दिया था, बेस्टोर्ड द टाइटल ऑफ बहादुर, बहादुर का टाइटल दिया था, कौन? ब्रिटिश लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट में, आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्ग्रेस्ड लुक्स, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of 19th century. अब क्या बताया जा रहा है? बुल्ला में बहुत सारे बच्चों में एक अनडिस्ग्रेस्ड शॉर्ट बॉय था, ठीक है, एक छोटा बच्चा था। मैं बहुत सारे बच्चों के बीच में मैं क्या था? अनडिस्ग्रेस्ड मतलब जो सुंदर ना हो, बदसूरत। एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे अगर हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा गुड लुकिंग थे, तो नहीं, बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नहीं थे। वो यही बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों में क्या, मैं एक अनडिस्ग्रेस्ड पर्सन था जिसका हाइट शॉर्ट था, बट उनके पेरेंट क्या थे? लंबे पेरेंट्स और हैंडसम उनके पेरेंट्स, यानी उसके मम्मी पापा हैंडसम थे, बट मैं उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं था। हम लोग कहाँ रहते थे? हम लोग रहते थे अपने पूर्वज के घर पे, जिसको बनाया गया था मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कहने का मतलब 1800 से लेकर के आपका 1900 तक का जो टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या? 19th सेंचुरी, ठीक है। अब 19th सेंचुरी में बना था, क्या है वो? इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। वो जो घर था क्या था? एक बहुत ही बड़ा लार्ज और पक्का घर था। लार्ज था और क्या था वो? एक पक्का घर था, ठीक है, जो कि मॉस्क्यू स्ट्रीट में था, जो कि क्या था? मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम में था।
और वो किससे बना था? लाइमस्टोन तथा ब्रिक्स, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और ब्रिक्स से वो मिलकर के बना था। माय ऑस्ट्रियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। मेरे जो पिताजी थे ना, साधारण पिताजी, ऑस्ट्रियर मतलब साधारण से जो मेरे पिताजी थे ना, वो क्या करते थे ना, सारा का सारा अवॉइड करते थे। क्या अवॉइड करते थे? इन एसेंशियल कंफर्ट, जो चीज जरूरत नहीं। जैसे सपोज कीजिए मुझे रहने के लिए एक रूम होने से हुआ, अब रूम में टाइल्स लगा हो ये जरूरी नहीं है, रूम में एसी लगा हो ये जरूरी नहीं है, फैन, एक छोटा सा फैन होने से भी काम बन जाएगा, छोटा सा एक लाइट लगाओ हो जाएगा, एकदम डिफरेंट यूनिक टाइप का लाइट भी लगाना जो, ठीक है, ये सब चीजें जो क्या होने से मेरा काम बन जाएगा। इनके पिताजी भी कुछ उस तरीके से, जो भी इन एसेंशियल लग्जरीज था वो सब क्या करते थे, बोलते थे नहीं चलेगा, कोई जरूरत नहीं है। हाउएवर, लेकिन उसके बावजूद जितना भी एसेंशियल चीजें था, नेसेसिटीज था, वो किस चीज के मामले में? प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। अगर उनको कोई फूड चाहिए, खाना चाहिए, कोई क्लोथ्स चाहिए, कोई क्लोथ्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो क्या होता था? उनको मिलता था। इसमें कोई भी संदेह नहीं था। इनफैक्ट I would say mine was very secure childhood materially and emotionally. इनफैक्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा लाइफ था बहुत सही लाइफ था मेरा। मटेरियली कोई सामान मुझे चाहिए तो वो भी मिलता था, और इमोशनली मुझे लाड प्यार भी मिलता था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, बहुत सही था मेरा लाइफ। अब आते हैं हम लोग इसके बाद, कहाँ पर वो बैठ करके खाना खाते थे और किसके साथ खाना खाते थे और क्या खाते थे, ये देखते हैं हम लोग। I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickles, a dollop of fresh coconut chutney. वो कहाँ पर खाते थे? मैं नॉर्मली अपने मम्मी के साथ किचन के फ्लोर पे बैठ करके खाना खाता था, ठीक है। खाना में क्या मिलता था मुझे? लैडलेड राइस मिलता था, एरोमेटिक सुगंधित सांबर मिलता था, ठीक है, अन्ना चटनी, चटनी अन्ना चटनी लाओ, ठीक है ना, इडली, डोसा, सांबर, चटनी चटनी, तो एरोमेटिक चाप सांबर। एंड किसमें खाने के लिए मिलता था? बनाना लीव्स में, वैरायटी ऑफ अ शार्प होममेड पिकल, घर का बना हुआ चटपटा सा अचार, ठीक है, और एक कलछुल उनको कोकोनट चटनी, ये उनको मिलता था खाने के लिए। और यू नो कि तमिल साइड में लोग किस तरीके से खाना खाते थे, क्या खाते थे, ठीक है, ये चीज हुआ। The Shiva temple, which made Rameshwaram so famous to pilgrims, was about 10 minutes from our house. Shiva temple, एक सेकंड रुकना, वाटर बॉटल लाना। ये हुआ, चलिए। The Shiva temple, which made Rameshwaram so famous to pilgrims, about the 10 minutes walk from our house. मेरे घर से केवल 10 मिनट के डिस्टेंस पे था शिवा टेम्पल, जो कि बहुत सारे तीर्थ यात्री लोग आते थे और आकर के क्या करते थे, वहां पर घूमने के लिए बेसिकली आते थे, जो कि मेरे घर से केवल 10 मिनट के डिस्टेंस पे था। पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री। Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a lot of Hindu families too living amicably with their Muslim neighbors. मेरे घर के पास, मेरे घर के बाहर में क्या था, वो बेसिकली प्रीडोमिनेटली मतलब ज्यादातर ओके, हम मेरे घर के बाहर में, हम लोग के घर के बाहर में बेसिकली प्रीडोमिनेटली मतलब ना ज्यादातर लोग मुस्लिम रहते थे, लेकिन वहाँ बहुत सारे हिंदू फैमिलीज भी थे, और वो लोग एमिकेबली, वो लोग बहुत अच्छे से दोस्त भाईचारा ऑन टॉप ऐसे करके वो लोग रहते थे, ठीक है। There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayer. मेरा जो घर था वहां पर एक तो पुराना मस्जिद था, काफी पुराना मस्जिद था, मेरे पिताजी मुझे वहीं लेकर के जाया करते थे यूजुअली इवनिंग प्रेयर के लिए। I had not the faintest idea of the meaning of the big prayer chanted, but I was totally convinced that they reached God. तो बोले ना, मेरे को ना बहुत अच्छे से तो आइडिया नहीं था कि ये अरबिक प्रेयर का मतलब होता क्या है, चैंटेड मतलब बोलना, बोलने से क्या होता है, लेकिन बस मुझे ये पता था, कन्विंस मुझे ये अच्छे से पता था, मैं जानता था कि ये भगवान तक पहुंचते हैं, दैट्स इट। When my father come out of the mosque after the prayer,
people of a different religious would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowl to my father, who would dip his finger in them and say a prayer. जब पिताजी ना मेरे मस्जिद से बाहर निकलते थे, ठीक है, जैसे ही मस्जिद से वो बाहर निकलते तो बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस के लोग ना क्या होता है, बाहर में बैठे हुए रहते थे। क्या करने के लिए? मेरे पापा का वेट करते थे। जैसे मेरे पापा आते थे, उनको क्या करते थे, वो बाउल देते थे, बाउल में पानी भर के वो देते थे। पिताजी क्या करते थे, मेरे उस बाउल को लेते थे और अपना फिंगर को डिप करते थे उस बाउल में, ऐसे डिप करते थे। डिप करके वो प्रेयर बोलना शुरू करते थे और उसके बाद जब वो प्रेयर बोल देते थे तो वो क्या करते थे, दिस वाटर वाज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स। और वो लोग क्या करते थे, उस पानी को लेकर के घर लेकर के जाते थे। बेसिकली किसके लिए? इनवैलिड्स के लिए। इनवैलिड्स मतलब जो बीमार है उनके लिए। Also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. Father always smiled and asked them to thank Allah the Merciful. मुझे अच्छे से ये भी पता है, याद है कि बहुत सारे लोग जो थे वो जब ठीक हो जाते थे, being cured, जब उन लोग सही हो जाते थे तो वो लोग आते थे घर पे, आ करके पापा को थैंक यू बोलते थे। जब वो लोग पापा को थैंक यू बोलते थे तो पापा बोलते थे मुझे नहीं, अल्लाह को थैंक यू बोलो, वो मर्सीफुल, बहुत ज्यादा दयालु दयावान है। इसके बाद इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि एपीजे अब्दुल, देखो पंडित और हम लोग का जो क्या होता है, हम लोग उसको बोलते हैं पंडित, है ना। मुस्लिम लोग का जो पंडित होता है उसको बोलते हैं मौलवी, ठीक है, ये चीज। तो दो लोग अपने अपने धर्म के, अलग अलग धर्म के लोग कैसे मिलते हैं आपस में और क्या बातचीत करते हैं, ये देखेंगे इसमें हम लोग। जैसा कि हम लोग पहले ही देख लिए थे कि यहाँ पे लोग बहुत एमिकेबली रहते हैं, सब लोग मिल करके एक साथ रहते हैं, ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई समस्या, ये वो कुछ भी समझ में आ रहा है, जस्ट एक थम्स अप वीडियो में देखो। अब इसके बाद द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री वॉज वेरी, या लूज हो गया, या क्लोज कर लेना तुम लोग, तो क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरी ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफ द टू मेन each traditional attire discussing spiritual matter। बोल रहे जो हाई प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट कहाँ के? रामेश्वरम टेम्पल के जो हाई प्रीस्ट थे, ठीक है, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनका नाम क्या था? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वो क्या थे? मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये याद है ना कि ऑफ माई चाइल्डहुड, दो आदमी अलग अलग क्या नाम है आपका इसका, रिलीजियस, अपने अपने ट्रेडिशनल अटायर्स में अपने अपने हिसाब से कपड़ा पहन के, जैसे किसी का उनका लुंगी, हम लोग का धोती, ठीक है, वो लोग अपना अपना ट्रेडिशनल अटायर में बैठ करके डिस्कसिंग करते हैं स्पिरिचुअल्स मैटर्स पे। स्पिरिचुअल्स मैटर मतलब आपका इस पे डिस्कशन करते हैं कि क्या सही, मतलब भगवान को लेकर के और अल्लाह को लेकर के। When I was old enough to ask question, I asked my father about the relevance of prayer। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया कि मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ तो मैंने पापा से पूछा, पापा मुझे बताओ रेलेवेंस ऑफ प्रेयर का मतलब, ठीक है, प्रेयर बोलने का मतलब क्या, मीनिंग क्या है ये। My father told me there was nothing mysterious about the prayer। मेरे पिताजी ने बहुत इजीली, बहुत आराम से बोलते हैं ना कि देखो वो इसमें कोई मिस्टीरियस, कोई अलग सा चीज नहीं है कि कुछ छुपा हुआ चीज, ऐसा कुछ नहीं। रादर प्रेयर, अगर हम लोग प्रेयर करेंगे, मेड अ पॉसिबल कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट्स बिटवीन पीपल्स व्हेन यू प्रे ही सेड। बोलते हैं कि अगर हम लोग प्रेयर करते हैं, मेड अ पॉसिबल, हम लोग क्या करते हैं, तो पॉसिबिलिटी बनाते हैं, जहां पर पॉसिबल, जहां पर हम लोग बात करते हैं स्पिरिट्स बिटवीन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल वेयर यू, एक मिनट, मेड अ पॉसिबल कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट। हाँ, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो पॉसिबल कम्युनियन कर सकते हैं जहाँ पे दो स्पिरिट्स आपस में बात कर सकते हैं, दो स्पिरिट यानी कि दो आत्मा आपस में बात कर सकते हैं। जब तुम प्रे करोगे, सेड टू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अ कॉस्मस व्हिच नोज नो डिवीजन ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट और क्रीड। जब तुम प्रे करते हो ना, अपने बॉडी को ट्रांसेंड कर देते हो, एक जगह पहुंचा देते हो जहां, जो कि कॉस्मस, ब्रह्मांड में पहुंचा देते हो, जहां पर आत्मा परमात्मा से मिलता है,
ठीक है, बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, वो कॉस्मोस का पार्ट बन जाता है, ब्रह्मांड में जाता है, जहां पर कोई भी डिवीजन, वेल्थ, एज, कास्ट, क्रीड, किसी भी चीज को लेकर, कोई जाति पाति, पैसा, बड़ा छोटा, कोई भी चीज को लेकर के भेदभाव नहीं होता है। हम लोग वहां पर अपने आप को लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, ये माय फादर, इसके बाद माय फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। मेरे पिताजी अब क्या करते हैं, वो बताते हैं अपने पिताजी के बारे में थोड़ी सी चीजें, जैसे माय फादर कुड कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। मेरे पिताजी क्या करते हैं ना, बहुत ही इजीएस्ट वे में, जो कुरान उनका जो ये है का ग्रंथ, उसके बहुत सारे टफ टफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, बहुत इजी वे में तमिल में क्या करते हैं, उनको समझा देते हैं, समझा पाते हैं। ही वंस टोल्ड मी, वो मुझे एक बार बोलते हैं, इन हिज ओन टाइम, उनके समय में, इन हिज ओन प्लेस, उनके समय, उनकी जगह पे, इन व्हाट ही रियली इज, वो क्या हो चुके थे, एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, और वो उस स्टेज पे पहुंच चुके थे, दैट गुड और बैड एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। मतलब अच्छा या खराब कुछ भी हो, ये इस मैनिफेस्ट, ये हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, कोई कितना अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो ना, ये मैनिफेस्ट, यहाँ पे जो लोग है, इस अर्थ में जो लोग है, ये सबका पूरा का पूरा क्या है, वो पार्ट है, वो एक तो पार्ट है उस चीज का, अच्छा होना का। सब लोग अच्छे हो जाएंगे तो बुरा कौन रहेगा, सब लोग बुरे हो जाएंगे तो अच्छा कौन होगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, इसका एक तो पार्ट बन जाते, मतलब वो एक तो पार्ट है इस चीज का, वो ऐसे करके बताना चाहते हैं। इसके बाद वाला जो लाइन है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लाइन है। जब भी हम डिमोटिवेट या कुछ होते हैं तो ये लाइन मेरे को बस याद आ जाता है। बोलते हैं कि सब बुरा या अच्छा सबका सब क्या है, एक तो यहाँ का पार्ट है, सबको यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, सो वाई बी अफ्रेड ऑफ अ डिफिकल्टीज, हम लोग क्यों भी किसी भी प्रॉब्लम से, डिफिकल्टीज से हम लोग घबराते हैं, डरते हैं। सफरिंग एंड प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या से। विन ट्रबल्स कम्स, जब भी कोई मुसीबत आता है, जब भी कोई मुसीबत आता है तो घबराने का नहीं एकदम से। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन एकदम नहीं लेने का। जब भी व्हेन ट्रबल्स कम्स, जब भी दिक्कत होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ योर सफरिंग, ये समझने का चेष्टा करो ना कि वो प्रॉब्लम का आप क्यों सफर क्यों कर रहे हो, वो प्रॉब्लम क्या हो क्या रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम को समझ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ योर सफरिंग, कारण क्या है इस प्रॉब्लम को आप जो सफर कर रहे हो, क्या रीजन क्या है। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन, जब भी कभी भी समस्या प्रॉब्लम्स आता है, जब भी कभी भी किसी भी कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एडवर्सिटी, जब भी समस्या आता है तो आपको वहां पे उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी मिलता है कि आप कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके करो। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद ये पैराग्राफ भी काफी अच्छा पैराग्राफ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जब इनफ बड़े हो जाते हैं तो अपने पापा से ही क्वेश्चन करते हैं, उनके पापा उनके कैसे क्वेश्चंस को कितने इजी तरीके से आंसर करते हैं। कोई कोई ऐसे होता है ना, बहुत हम्पर हो जाता है, मतलब ये हो जाता है, एंग्री हो जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, एकदम से क्या बोलेगा, ऐसे ऐसे एकदम पता नहीं है, तो गुस्सा हो जाता है। लेकिन इनके पापा ने बहुत इजी वे में हर एक चीज को समझाना, बताना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये चीज हम लोग इनके स्टोरीज में हम लोग को दिखता है। ठीक है, ये so why don't you say this to the people who comes to you for help and advice। अच्छा, आप एक मेरे को बात बताओ, जो आप मेरे को इतना बड़ा बड़ा बात बोले, ठीक है ना, कि मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को जैसे बोल दिए कि ये है एडवर्सिटीज, प्रॉब्लम में कोई पड़ता है तो उसको समझना चाहिए, तो आप उनको ये बात क्यों नहीं बोलते हो जब आपके पास वो आते हैं तो। Why you don't say this to the people who comes to you for help and advice? When the people comes to you, you just said them, just try to understand the relevance of your suffering, and you know what, adversity always presents opportunities for introspection। just told them ना, आप क्यों उनको फिर ये वो ऐसे वैसे करने लगते हैं। ये अपने वो पापा से पूछा। ठीक है, अब देखो, आई asked my father, मैंने अपने पापा से पूछा, he put his hand on my shoulder and looked straight into my eyes। उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को मेरे शोल्डर पे रखा, लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, और मेरे आंखों में वो ध्यान से देखने लगे। अब तो तब ऐसे दिमाग में क्या, अब तो मैं गया, अब देख तो तू गया। ठीक है, ऐसे करके दिमाग में आ रहा है। बट क्या बोलते, फॉर क्वाइट सम टाइम ही सेड नथिंग, कुछ समय तक वो कुछ नहीं बोली।
तो अब एपीजे अब्दुल कलाम क्या सोचते हैं देखो, एज ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड हिज वर्ड, हो सकता है वो शायद मेरे को जज कर रहे हैं कि मैं जो बोला हूँ कैसे बोला, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, शायद मुझे वो जज कर रहे हैं। देन ही आंसर्ड इन लो डीप वॉइस, उसके बाद वो क्या करते हैं ना, आंसर देते हैं। उनका जो आंसर होता है क्या होता है, लो डीप वॉइस, मतलब सुनो ध्यान से, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब लो पर डीप वॉइस, समझ में आ रहा है समथिंग कुछ होने वाला है, ऐसे करके उनका एक वॉइस है। His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. उनका जो आंसर था ना, वो मुझे एक अलग सा एनर्जी, एक अलग सा उत्साह, एक अलग सा प्रोत्साह कर दिया, उनका जो आंसर था। ठीक है, ये चीज। Whenever human beings find themselves alone as a natural reaction, they start looking for a company. जब भी कोई भी ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम्स में पड़ता है, कोई भी समस्या में पड़ता है ना, तो दे ऑलवेज ट्राई टू ना कि कोई पर्सन आए, कोई भी हेल्प, कंपनी यानी करने का मतलब वो कंपनी नहीं है, कंपनी यानी हेल्प से हेल्प बताया जा रहा है, कोई आए आ करके क्या कहे, मेरा हेल्प करे और मुझे इस प्रॉब्लम से निकाले, ऐसा चीज। ठीक है, whenever they are in trouble they look for the someone to help them, whenever they reach an emphasis they look to someone to show them the way out, every recurrent and huge longing and desires find its own special helper for the people who comes to me in distress। यहाँ रुकते हैं, बोलते जब भी कोई प्रॉब्लम में पड़ता है ना, whenever कोई भी कोई प्रॉब्लम में पड़ा है ना, कभी ट्रबल्स में पड़ता है, वो लोग सोचता है ना कि कोई आए मुझे इस ट्रबल से निकाले। जब भी कोई किसी पीड़ा में रहता है ना, तो वो लोग सोचते हैं कोई मुझे इस पीड़ा से निकाले, कोई दर्द में है तो सोचते हैं ना मुझे इस दर्द से कोई निकाले, कोई समस्या में है तो सोचते हैं ना कि मुझे कोई राह दिखाए, ये चीज। लेकिन जब कोई मेरे पास आते हैं और वो लोग सोचते हैं कोई स्पेशल हेल्पर मिल जाए, मुझे कोई एक ऐसा पर्सन मिले जो मुझे क्या करे, इस जगह से निकाले, इस प्रॉब्लम से निकाले। फॉर द अदर, फॉर द पीपल हु कम्स टू मी, जो मेरे पास आते हैं इन डिस्ट्रेस, इन प्रॉब्लम्स में जब आते हैं, आई एम बट अ गो बिटवीन इन देयर एफर्ट्स टू प्रोप्रिएट डेमोनिक फोर्सेस विद द प्रेयर्स एंड द ऑफरिंग्स। जब कोई मेरे पास आता है तो मैं क्या करता हूँ, प्रोप्रिएट मतलब मैं प्रार्थना के थ्रू डेमोनिक फोर्सेस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है तुम्हारा बुरी आत्माएं या फिर काला जादू या कोई प्रॉब्लम में है, वो एक डेमोनिक फोर्सेस होता है, डिवाइन पावर होता है। ये डिवाइन पावर मतलब दैविक शक्ति और डेमोनिक फोर्सेस मतलब काला शक्ति। जब भी आता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रेयर्स के थ्रू प्रोप्रिएट मतलब उनको मैं क्या करता हूँ, शांत कराने का कोशिश करता हूँ, उनको मैं शांत करवाता हूँ। दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल, मुझे पता है बिल्कुल। देखो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी ना अंधविश्वास को भी फैलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो तुरंत बोलते हैं क्या कि दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल एंड शुड नेवर बी फॉलोड। ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स में है और मैं बोलूंगा कि आपको ये भूत है या बुरी शक्ति है जो आपको क्या कर रहा है, पकड़ के रखा है, आपको अटैक कर रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत बोले ऐसा फॉलो भी नहीं होना चाहिए। One must understand the difference between a free-written vision of a destiny and the vision of enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves। बोलते ये जानना बहुत जरूरी है, वन मस्ट अंडरस्टैंड, ये जानना जरूरी है, बिटवीन द फियर रिटन विजन ऑफ अ डेस्टिनी, भाग्य क्या है, क्या होने वाला है, ये समझना जरूरी है, एंड द विजन दैट अनेबल्स टू सीक एनिमीज ऑफ द फुलफिलमेंट विद, और ये समझना बहुत जरूरी कि हम लोग के अंदर में एक एनिमी है जो हमेशा क्या करता है ना, तुम कर सकता है यार, नहीं तुम नहीं कर पाएगा, तुम कर सकता है यार, जब हम लोग अपने आप को बोलते हैं, बट वो एक अंदर में होता है ना, ना मत कर, ना नहीं होगा। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग का विल पावर, हम लोग का ये क्षमता, ये सब करवा सकते हैं हम लोगों का। तो बोलते हैं ना डेस्टिनी में नहीं, मेरा नहीं है, ये सब बोलना बंद करो भाई, मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे इसमें नहीं है, उसमें। एवरीथिंग यू कैन अचीव इट, जस्ट फोकस्ड, बी फोकस्ड, यू कैन अचीव इट। ऐसा क्या नहीं है भाई जो तुम अचीव नहीं कर सकते हो, सब कर सकते हो। तुम क्यों नहीं कर सकते हो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं अचीव कर सकते। तुम बोलोगे मेरे नसीब में नहीं, मैं ऐसा ही भगवान में, क्या रो रहे हो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये चीज जो बोलते हैं समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आई रिमेम्बर
आई रिमेम्बर माई फादर स्टार्टिंग इज डे, अब इसके बाद क्या बोलते हैं, अब नेक्स्ट पैराग्राफ उनके पापा का रूटीन को बताते हैं। आई रिमेम्बर माई फादर स्टार्टिंग इज डे 4 AM बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डाउन। वो बोलते हैं कि मुझे अच्छे तरीके से याद है मेरे पिताजी क्या करते हैं, अपना जो लाइफ है, ये एक चीज है जो हम पहले फॉलो करते थे, अभी मेरा फॉलो नहीं हो पाता है, आई एम वेरी रिग्रेट अबाउट इट, मुझे इसको ठीक करना है वापस से। एक रूटीन, एक टाइम टेबल बनाना, सुबह उठने का और रात को थोड़ा सा जल्दी सोने का। अभी एज अ स्टूडेंट लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं, और अभी मैं आप लोगों का पॉसिबल होने भी नहीं दूंगा। अभी 11:30 बजने वाला है रात का, ठीक है, अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये चलेगा, ठीक है, हम लोग को मेहनत करना है इसलिए चलेगा, बट एवरीवन शुड अ रूटीन, प्रॉपर रूटीन, जल्दी उठने का और जल्दी सोने का भी, इससे मेंटल हम लोग का पीस बहुत सही बना रहता है, ठीक है, ये चीज। बट अभी मेहनत करना है, दोनों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मेहनत भी करना है, सोना भी है, ठीक है। ये चीज खत्म हो गया है, बस ये चैप्टर थोड़ा सा है, उसके बाद एक छोटा सा ग्लिम्स दे करके खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। आप लोग ग्लिम्स ले लिए, रात को आराम से सो जाइए। फिर ये हुआ, तो बोलते हैं कि क्या अपना लाइफ स्टार्ट, मतलब अपना डे स्टार्ट करते हैं सुबह 4 बजे, भोर 4 बजे, डाउन मतलब सूर्य उदय होने से पहले, भोर में वो स्टार्ट करते हैं आफ्टर द नमाज, और वो अपना सुबह स्टार्ट करते हैं नमाज पढ़ करके, ठीक है। नमाज इज द काइंड ऑफ प्रेयर जो मुस्लिम लोग यूज करते हैं, प्रे करते हैं भगवान को अपने ये करने के लिए, भगवान को क्या उसको बोलते हैं आप लोग, पूजा करने के लिए काइंड ऑफ समझ सकते हैं। आफ्टर द नमाज ही यूज्ड टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रुप्स वी ओन। उसके बाद जब वो नमाज पढ़ लेते थे, वो जाते थे कहाँ पर, वो कोकोनट ग्रुप्स के पास जाते थे, बगीचे में जाते थे, जो कि उन लोगों का खुद का था, जो कि हम लोगों का खुद का था। अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम ही वुड रिटर्न विद अ डजन ऑफ अ कोकोनट, जो कि कहाँ था, कितना दूर था, 4 माइल्स के आसपास में दूर था। 1 माइल मतलब कितना होता है, 1 माइल इक्वल टू आपका 1.67 किलोमीटर्स, ठीक है, मतलब वो 4 माइल, इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का मोटा मोटी 6-6.5 किलो या 7 किलोमीटर डिस्टेंस में आएगा, ठीक है। सोचो 7 किलोमीटर मोटा मोटी सुबह में वो चलना जाना, जा करके अबाउट कितना, डजन ऑफ अ कोकोनट, डजन ऑफ अ कोकोनट टाइड टुगेदर थ्रू ओवर हिज शोल्डर एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट। जाना उतने दूर, जाने के बाद डजन ऑफ कोकोनट्स को, मतलब 1 दर्जन से ज्यादा कोकोनट, समझते हैं ना कोकोनट का वेट कितना होता है, एक एक तो 2.5 किलो का होता है आराम से। दर्जन ऑफ कोकोनट मतलब आराम से 30 किलो का वेट वो पीठ पे रख करके लेकर के आते थे 7 किलोमीटर चल करके, उसके बाद ही वो केवल अपना ब्रेकफास्ट खाते थे। इस तरह के वो रूटीन पर्सन थे, इस तरह का उनका लाइफस्टाइल था, ये वो करते थे। दिस रिमेन्ड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन लेट 60s, और ये ऐसा नहीं कि वो मतलब जब यंग थे तभी था, लेट जब उनका 60 ईयर्स हो चुका था उसके बाद भी उनके पिताजी का ये रूटीन फॉलो होता था। सुबह 4 बजे उठना, नमाज पढ़ना और डजन ऑफ कोकोनट्स को लेकर के आना। आजकल आजकल के मुझे ही दे दो ना भाई, मुझे ही अगर 20 किलो दे दो, बोलो कि यहाँ से 1 किलोमीटर लेकर के जाओ, मैं ही बोलूंगा भाई मेरे से ना हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, 20 किलो भाई वेट होता है, ठीक है, पीठ पे मेरा डाल, हम खुद ये बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी ना उस रूटीन में ही नहीं है कि हम लोग फिजिकली थोड़ा सा एफर्ट ये करें, कुछ भी करें, ठीक है। कुछ भी होता है, बाइक का चाबी कहाँ, बाइक का, गाड़ी का चाबी कहाँ, गाड़ी निकाल के चलो, ये चीज हो जाता है, ठीक है। फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटल हेल्थ को भी वो सपोर्ट करता है। दिन भर में 1 घंटा या आधे घंटे का एक्सरसाइज या आपका मेडिटेशन आपके पूरे डे को सुधार सकता है, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का पर्टिकुलर, वरना विंग्स ऑफ फायर तो बहुत बड़ा है। I have throughout my life tried to emulate my fathers in my own world, science and technology. मैं कोशिश करता हूँ मेरे पिताजी जो भी मुझे सिखाए हैं, मैं उन सब को अपने वर्ल्ड जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है उसमें उसको लगाऊं, यूज करूं। I have endeavored to understand the fundamental truth revealed to me by my father and feel convinced that there exists a divine power. There exists a divine power that can lift up from confusion, misery, melancholy, and failure, and guide one to one's true place. अब क्या बोल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे मेरे पिताजी ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है, जो भी एग्जिस्टेंस वो जो बताया है कि डिवाइन पावर एग्जिस्ट करता है, होता है, दैविक शक्ति होता है, और मैं मानता भी हूँ, मैं उसको अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में यूज भी करता हूँ।
जिससे मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी कंफ्यूजन्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी सीक्रेट्स है, कोई भी फेल्यूअर्स है, उन सब से लिफ्ट अप, मतलब उन सब से निकलने में मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलता है, उन सब से मैं निकल पाता हूँ आराम से, ठीक है। और मुझे one's true place and an individual serves his emotional and physical bonds, he is on the road to freedom, happiness and peace of mind। और एक बार अगर कोई भी पर्सन ये सब चीज समझ लिया कि मोह माया है ये सब चीज को लेकर के, और दैविक शक्ति होती है भगवान में थोड़ा सा लीन हो जाना और मन लगाकर बस काम करना, अगर वो कोई इसमें अगर इंडिविजुअल अगर आ गया तो उसको कोई नहीं रोक सकता फ्रीडम, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड के लिए, ठीक है। हम लोग कहीं ना हमेशा मोह माया से जुड़े रहते हैं। एक बार थोड़ा देर के लिए कोशिश करो इन सबको दूर करने के लिए, फोकस्ड होकर के काम करो, मन लगा करके जो भी करना है करो, देखो लाइफ बिकम इजी, हैप्पियर, पीस ऑफ माइंड, इट ऑल, ठीक है। बस एक बार इन सब चीज पे करना पड़ेगा। जैसे आप लोग स्टूडेंट लाइफ फोकस कीजिए, बस पढ़ाई करना है, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना है। रिजल्ट नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ भाई, मेरा तो हमेशा ही कहने का मतलब होता है, ठीक है। मेरा मार्क्स जो आता था क्लास 10 से पहले 50% में आ गया, मतलब लाइक पेरेंट्स खुश, ये वो सब एंड ऑल, हैप्पी सब कुछ, ठीक है। 10th के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ 50% भी कोई मार्क्स होता है क्या? कोई मार्क्स नहीं है, हैव टू वर्क ऑन इट, काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मेरा मार्क्स थोड़ा सा धीरे धीरे फिर करेक्ट होना शुरू हुआ। तो मैं वही स्टूडेंट था जिसका 50% भी नहीं आता था, अब मैं वही स्टूडेंट हूँ जो एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है। जो 50% लाता था आज वो उसका स्टूडेंट लोग 90 लेकर के आ रहा है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल ना, एवरीथिंग इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल जुड़ा हुआ है। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू, ठीक है। ये चीज होपफुली मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों को कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं है। बट अगर ये कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इसको कोई भी डाउट है, ठीक है। किसी भी चैप्टर में डाउट है, इवन ये तो स्ट्रॉन्ग रूट हम लोगों ने क्लियर किया, सारा का सारा चैप्टर्स में आप लोग क्लियर करूंगा इसी तरीके से, हर एक चैप्टर को इन डिटेल्स में समझाऊंगा। किसी को कोई भी डाउट है कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए टाटा, राधे राधे और गुड नाइट। और हाँ, ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रमोशन का तो मुझे देखो करना होता नहीं है, फिर भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 3 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जो 12th में है अभी सेमेस्टर 3 में, ठीक है। चलिए बाय बाय।